दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि शिक्षण एक सम व्यवसाय है। इससे आगे हम लोग देखते हैं और हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी है। इस पॉइंट को आज हम लोग देखेंगे। तो विज्ञान की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पहला है व्यवस्थित ज्ञान का समूह। फिर हमारा दूसरा नंबर है निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। तीसरा है हमारा कारण और परिणाम संबंध। चौथा है सार्वभौमिक सिद्धांत और पांचवा है भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना। हम लोग आगे देखेंगे ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला होता है। कला कार्य करने की विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए। कला कार्य को व्यवहार में लाना है। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत सुनिश्चित है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह विज्ञान भी हुआ और कला भी। शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। शिक्षण समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। शिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं क्रम का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण को अधिकतर कला के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कक्षा के गतिशील वातावरण में व्यवहारिक रूप लेती है। अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष कलात्मक है। हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेशन को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। शिक्षक को यह विनम्र ढंग से करने आना चाहिए, जिसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता है। इस स्थिति में हम शिक्षण को कला भी कहते हैं। संक्षेप में हम तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किस प्रकार से व्यवहार में लेकर आना है यह शिक्षक पर निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे शिक्षण के कारक यानी टीचिंग फैक्टर्स। आइए देखते हैं इसके बारे में। एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है व्यक्तिगत गुण, जैसे उत्साह, स्नेह, सहानुभूति, लोकतंत्र, आशावादी, गतिशीलता इत्यादि। फिर दूसरा है व्यावसायिक दक्षताएं, जैसे कि विषय पर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी संचार, शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं का उचित उपयोग, कक्षा प्रबंधन और छात्रों के अनुभव का अधिगम का मूल्यांकन इत्यादि। प्रशिक्षण के दृष्टि से हम शिक्षण कौशल को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है हमारा मुख्य शिक्षण कौशल, सभी विषयों के लिए सामान्य। दूसरा है विशिष्ट शिक्षण कौशल, यानी विशिष्ट विषय क्षेत्रों जैसे भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित आदि के लिए। फिर हमारा तीसरा है लक्ष्य समूह विशिष्ट कौशल। यह असाधारण बच्चों के लिए कक्षा में शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाला कुछ कारक इस प्रकार है। नंबर ए है अध्यापन में सीमित अनुभव वाले शिक्षक को ऐसी कक्षाओं में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर बी है छात्रों को पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। नंबर सी है व्याख्यान के माध्यम से सूचना प्रकाशित करना। नंबर डी है नोट्स बनवाएं, निर्देशित करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
एक व्यावसायिक ढंग से प्रशिक्षित और चिंतनशील सोच वाले शिक्षक का ध्यान निम्न बातों पर अवश्य रहता है। पहला है शिक्षण के नए ढंग अपनाना। नंबर 2 है छात्रों को शिक्षण में सम्मिलित करना। नंबर 3 है समस्या समाधान के माध्यम से नए विचार उत्पन्न करना। नंबर 4 है समूह गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण करना। फिर अगला है सहकारी शिक्षा का पालन करना। फिर है संवादात्मक दृष्टिकोण अपनाना। शिक्षण के विभिन्न चरणों में अतिरिक्त अनुभव के साथ शिक्षक शिक्षण की उच्च शैली को समृद्ध करता रहता है या उच्च व्यावसायिक गतिविधियों में शिक्षक की वृद्धि का संकेत है। मेटाकोर कौशल और पॉलीक्रेस्ट कौशल। एक शिक्षक को कक्षा के वातावरण में स्पष्टता, विविधता, कार्य अभिविन्यास, अधिगम के कार्य में संलग्नता पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक जैसे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर या परामर्शदाता के पास शिक्षण कौशल का भंडार होना चाहिए ताकि वह अपने शिक्षण को उचित ढंग से कर सके। इन्हें मेटाकोर कौशल कहा जाता है। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान सहायता करते हैं। उप कौशल की अधिक विशिष्टता को पॉलीक्रेस्ट कौशल कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। यह सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करें। नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण के सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहला है हमारा शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण और दूसरा है मैग्ने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लूम द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम ने 1956 में शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनको आंग्ल भाषा के 3H से भी जाना जाता है। इसमें पहले H का मीनिंग है हेड यानी ज्ञानात्मक, दूसरा H है हार्ट यानी भावात्मक और तीसरा है हैंड यानी मनोसंचालित। इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है हमारा ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा है हमारा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। आइए हम लोग जानते हैं कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या होता है। तो यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञान यानी कि नॉलेज। यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित होता है। फिर हमारा दूसरा नंबर है बोध। यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। फिर हमारा तीसरा है उपयोग यानी एप्लीकेशन। यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने से संबंधित है। फिर चौथा नंबर है हमारा विश्लेषण यानी एनालिसिस। प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। फिर हमारा अगला है पॉइंट संश्लेषण। यह मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी कहा जाता है।
और नंबर 6 है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीकों और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में लिया गया निर्णय है। अब हम लोग जानेंगे भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में यानी अफेक्टिव डोमेन के बारे में। इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव यानी एटीट्यूड, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं, उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसके निम्न स्तर सम्मिलित है। पहला है हमारा आग्रहण यानी रिसीविंग, इसे हम सुनने की इच्छा भी कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग यानी सहभागिता की इच्छा। तीसरा है आकलन वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। चौथा है संयोजित करना और पांचवा है हमारा निरूपण। अब हम लोग जानेंगे कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र क्या होता है। इसको हम मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित होता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर दिए गए हैं। तो पांचों स्तर का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है प्रतिरूपता। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है कार्य साधन या हस्त कौशल। एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। फिर तीसरा है परिशुद्धता। अक्सर यह कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। फिर नंबर 4 है स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। और पांचवा है हमारा प्रकृतिकरण। इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, संशोधन करना, नए तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को सीखता है। वर्ष 2001 में एंडरसन और कर्तबुल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया है। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और कर्तबुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम होते हैं। उन्होंने चारों को अलग अलग बताया है। पहला है तथ्यात्मक ज्ञान, फिर दूसरा है वैचारिक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान और चौथा है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान। आगे देखते हैं हम लोग। मैग्ने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। आइए देखते हैं इसमें। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 3 श्रेणियां दी गई। पहला है बौद्धिक कौशल। यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम से सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। फिर हमारा दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु जो विधियाँ होती हैं और तकनीकों को इसमें समावेशित किया जाता है।
फिर अगला है हमारा मौखिक सूचना। मौखिक सूचना यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संबंध में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा है हमारा संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, इसके अंतर्गत आता है। और पांचवा है मनोदृष्टि। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक या शिक्षण सूत्र। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों निरंतरता परिवर्तन का सिद्धांत के अनुरूप मनुष्य का भौतिक और मानसिक विकास निरंतर चलता रहता है। यह मानव काया के विश्व में आने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम वंशानुगत विकास भी कह सकते हैं, जो कि बाद में बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होता है। इस विश्व में आने के बाद आरंभ में बालक की पूरी काया और बुद्धि एक ही प्रतिक्रिया देती है, जिसको हम सामान्यीकृत प्रक्रिया कहते हैं, जो कि बाद में वैश्विक क्रिया के अनुरूप ही प्रक्रिया करती है। इसको हम एकीकरण सिद्धांत भी कह सकते हैं। परिपक्वता मनुष्य के विकास पर एक प्रकार से प्रतिबंधन का कार्य करती है। परिपक्वता और अधिगम मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को संगठित करते हुए एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय को विद्यार्थियों को पहले बताएं, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ करता है। फिर हमारा दूसरा है अज्ञात से